गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, कल के क्लास को अच्छे से देखे होंगे और एक एक क्वेश्चन को क्लियर भी किए होंगे। समझ रहे हो ना? और बहुत अच्छा लगता है आप एक एक शब्द पर ध्यान दे रहे हो और आपका कमेंट जब पढ़ते हैं तो बहुत अच्छा लगता है कि लेक्चर भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा है। समझ पा रहे हो ना? इसके लिए घबराइए मत कि मैम ऐप पे क्लास नहीं दे रही हैं, लाइव नहीं आ रही हैं। अभी तो आप जितना पढ़ रहे हो सीक्वेंस में दे रहे हैं ना। अभी ऐप में कुछ टेक्निकल इशू है, वो भी आपको मिल जाएगा। आएंगे हम ऐप पे, लाइव क्लास भी लेंगे, आपके हर डाउट को भी क्लियर कराएंगे और पांचों ब्रांच को 100% क्लियर कराएंगे हम। एग्जाम जब तक आपका आएगा, जब देने जाओगे, आपके हर यूनिट को क्लियर कराएंगे, हर ब्रांच को क्लियर कराएंगे। समझ रहे हो ना? आप बस आराम से पेशेंस के साथ चीज़ों को देखते रहिए। समझ रहे हो ना? जब देखते हैं आपका कमेंट इतना अच्छा से पढ़ते हो, इतना अच्छे से समझते हो, उसके लिए बहुत बड़ा वाला थैंक यू। समझ रहे हो ना? और कमेंट जैसे आपका है, संगीता जी कमेंट की हैं कि एंथेरा पर्नी क्या है। एंथेरा पर्नी जो टसर सिल्क पढ़ते हो आप ना, उसी के कीट का नाम है एंथेरा पर्नी। और विभा जी का क्वेश्चन है कि मैम 13वां क्वेश्चन मुझे क्लियर नहीं है। तो यानी आपको विभा जी क्लासिफिकेशन पूरी तरह से क्लियर नहीं है। पहले जो क्लासिफिकेशन वाला लेक्चर है ना, उसको आप आराम से देख लीजिए। समझ रहे हो ना? जैसे मान लीजिए प्राकृतिक की बात करता है, नेचर की बात करता है, तो आपका दो है ना, दो कल उस क्वेश्चन में दो था, एक लिनन एक सिल्क। तो प्राकृतिक जगत में अगर पूछेगा तो सिल्क ही लंबा है ना, क्योंकि ये तो फिलामेंट है। लिनन क्या है? स्टेपल है। समझ पा रहे हो ना? तो हम यहीं से क्लियर हो गया आपका क्वेश्चन। अगर वानस्पतिक की बात करता है तब लिनन को कर देंगे हम कि वानस्पतिक जगत में तो सबसे वो लंबा तंतु है। और यहाँ पे क्या है आपका? ये प्राकृतिक जगत में है, प्रोटीन जगत का रिश्ता है, तो यहीं से क्लियर हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन अगर क्लासिफिकेशन आपको क्लियर है तो इस हमको नहीं लगता कि आप फंस पाओगे। समझ पा रहे हो ना? इसी तरह जैसे कल की क्लास को आप अच्छे से देखे हो, अच्छे से पढ़े हो, आज भी क्लास जो हम दे रहे हैं पार्ट 2, उसको भी अच्छे से समझिएगा। जितना क्वेश्चन करा रहे हैं, जितने क्वेश्चन आप किए हो, वो 100% आपको क्लियर हो जाना चाहिए और आज भी क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा भी जो क्वेश्चन है वो प्रैक्टिस सेट जब सॉल्व कराएंगे, आपका जो मॉडल पेपर देंगे हम आपको, उसमें सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो चलिए देखते हैं आज का भी जो क्वेश्चन है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। तो आइए देखते हैं क्या कितना सॉल्व करते हो आप। जैसे पहला ही क्वेश्चन दिख रहा है आपका कि रेशम प्रतीक है किसका? गौरव का, प्रतिष्ठा का, ऐश्वर्य का, मर्यादा का, किसका प्रतीक है? आपको बताए थे ना कि जैसे कपास को भी बहुत सारे नामों से जानते हैं, इसको भी बहुत सारे नामों से जानते हैं, बहुत सारे इसके इंडिकेटर हैं। समझ रहे हो? तो क्या है? जैसे गौरव का, तो जब रेशम पहनते हो तो सही बात है, बहुत प्राउड होता है। प्रतिष्ठा का, मान मर्यादा का, समझ रहे हो ना? ऐश्वर्य का, भोग विलासिता का। समझ पा रहे हो? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? उपर्युक्त में से एक से अधिक। यहाँ मान लो एक ऑप्शन और हो रहेगा, कोई नहीं, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ई, क्योंकि एक से अधिक ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे हैं। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रेशम के धागे से वस्त्र का निर्माण हुआ था। पूछ रहा है क्वेश्चन में कि पहली बार रेशम से धागे का से वस्त्र का निर्माण कब हुआ था। ठीक ना? कब हुआ था? ईसा से लगभग 2500 वर्ष पूर्व, ईसा से लगभग 700 वर्ष पूर्व, ईसा से लगभग 6000 वर्ष पूर्व। कब हुआ था? ये पहले ही आपके इंट्रो में पहला आपका एक लाइन बताए हैं कि कब हमारा पहली बार रेशम से कपड़े का निर्माण हुआ था। कब हुआ था? 2500 वर्ष पूर्व, ईसा से 2500 वर्ष पूर्व। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही है? ए। क्लियर है? एनी डाउट? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चीन में वस्त्र निर्माण उद्योग कितने वर्ष पूर्व आगे की ओर, आगे की तरफ बढ़ने लगा? क्वेश्चन पूछने का सेंस क्या कह रहा है कि चीन में वस्त्र निर्माण उद्योग, ये जो उद्योग है, कितने वर्ष पहले आगे की तरफ बढ़ने लगा था। ठीक। कब बढ़ने लगा था? 2500 वर्ष पूर्व।
कि 2000 वर्ष पूर्व, कि ए और बी दोनों, कि इनमें से कोई नहीं? तो समझते हो 25 वर्ष पूर्व, तो पहले ही बताएं कि पहली बार कपड़े का निर्माण हुआ था, तो ये नहीं है। हमारा ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर बी, 2000 वर्ष पूर्व। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेशम है। पूछ रहा है कि रेशम क्या है? जो सिल्क पहन रहे हो, इतना अच्छा अच्छा कपड़ा पहन रहे हो, वो है क्या? समझ रहे हो? तो क्या है? देखो, कीड़े के मुख ग्रंथियों से निकला हुआ लार है, सेरिसिन है, फाइब्रोइन प्रोटीन है। तो क्या है? सही बात है, जो लार का सिक्रेशन होता है वही तो रेशम है, जो वातावरण के संपर्क में आकर सूखता जाता है, लार बन और ये रेशम बनता जाता है, धागा बनता जाता है। और उसमें होता क्या है? सेरिसिन होता है, फाइब्रोइन प्रोटीन होता है। समझ रहे हो? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों। क्लियर है? एनी डाउट? नो डाउट? थैंक यू। नेक्स्ट है आपका, रेशम के कीड़े का जीवन काल है। पूछ रहा है कि जो रेशम का कीड़ा है वह उसका पूरा जीवन काल कितना है? 3 माह, 2 माह, 4 माह, कोई नहीं। कौन सा है? ठीक, तो 2 माह है। ठीक ना, इसका पूरा जीवन काल ही 2 महीने का होता है। नेक्स्ट है आपका, रेशम कीट की अवस्थाएं होती हैं। रेशम कीट जो है कितनी अवस्थाओं से होकर गुजरता है? 3 अवस्था की, 4 की, 5 की, 7? तो कितनी अवस्था से होकर गुजरता है? 3 नहीं, 5 भी नहीं, 7 भी नहीं। हमारा आंसर क्या हो गया? बी। किन किन अवस्थाओं से होकर गुजरता है? अंडा, लार्वा, प्यूपा, कीड़ा। 4 अवस्थाओं से होकर गुजरता है। कल सीक्वेंस में दिया था, आज उसकी अवस्था से क्वेश्चन कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पूर्ण आयु। पूर्व नहीं है, यहाँ पूर्ण है। पूर्ण आयु कर चुकी एक मादा अंडे देती है। अगर पूरी तरह से मैच्योर एक मादा है तो वह अंडे कितने दिन में देती है? क्वेश्चन पूछने का सेंस ये है। 3 दिन में, 4 दिन में, 1 हफ्ते में, 2 हफ्ते में? तो 3 दिन में देती है। ध्यान रखिएगा, याद कर लीजिएगा इसको। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, अंडा से लार्वा में परिवर्तन होता है। जब अंडा होता है वह लार्वा में कन्वर्ट हो रहा है। तो पूछ रहा है कि कितने दिन? 1 हफ्ते में, 15 दिन में, 2 हफ्ते में? ए, बी और सी दोनों। समझ रहे हो ना? तो ये समझ लो कि 1 हफ्ते में नहीं, 15 दिन भी सही है, 2 हफ्ता भी सही है। अगर दिन की बात करें तो 15 दिन, हफ्ते की बात करें तो 2 हफ्ता। तो क्या हमारा आंसर हो जाएगा? डी, बी और सी दोनों। क्लियर है? एनी डाउट? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए पूछ रहा है कि नियंत्रित वातावरण में करीब, ये 20 है, 30 नहीं है, 20 से 32 दिन तक सावधानी पूर्वक, बहुत मतलब कि केयर करना होता है, पोषण की आवश्यकता होती है। किसको होती है? प्यूपा को होती है, कि लार्वा को होती है, कि कीड़ा को होती है, कि सभी को होती है? समझ रहे हो ना? तो किसको होती है? सबसे समझ लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत यूनिक क्वेश्चन है कि सबसे अगर केयर करने की जरूरत होती है तो लार्वा की होती है। समझ रहे हो ना? लार्वा का अगर अच्छे से केयर कर दिया जाए तो बहुत अच्छा कीड़ा के रूप में प्यूपा में, कोकून में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कीट का स्पिन रेट है। पूछने का मतलब ये है कि कीट का स्पिन रेट किस भाग को हम कहेंगे? समझ रहे हो ना? किसको कहोगे? कीट के लार को, कीट के जबड़े के छिद्र को, कीट के रेशे को, या कोई नहीं? तो कीट के लार को तो हम स्लाइवा ही कहेंगे और कुछ नहीं कहेंगे। कीट के, यहाँ के रहेगा, जबड़े के छिद्र को। समझ रहे हो ना? जो दो कीट के जो 2 छिद्र निकले होते हैं ना, उसी को स्पिन रेट कहा जाता है, क्योंकि वहीं से स्लाइवा का सिक्रीशन होता है। समझ रहे हो? लार क्या होता है? वो लंबा होता है, सूखता जाता है और आपको रेशम प्राप्त होता जाता है। तो कीट के जबड़े के छिद्र को किस नाम से जाना जाता है? स्पिन रेट को।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सेरीकल्चर के अंतर्गत प्रक्रिया शामिल है। पूछ रहा है कि जब सेरीकल्चर की प्रक्रिया की जाती है तो उसके अंदर कितनी प्रक्रियाएं शामिल होती हैं। समझ पा रहे हो? तो कौन कौन सी प्रक्रिया शामिल होती है? अंडा भी होता है, प्यूपा भी होता है, लार्वा भी होता है, अर्थात हमारा जो आंसर क्या हो गया, डी। सेरीकल्चर के अंतर्गत ही सब प्रोसेस होता है ना, अंडा, लार्वा, प्यूपा, कीड़ा। तो ये हम क्या हो जाएगा, सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोकूनों को उसके रंग, आकार, माप और पोत के अनुसार रखा जाता है। जो कोकून है उसको उसके पोत के अनुसार, रंग के अनुसार, आकार के अनुसार, माप के अनुसार किस प्रक्रिया में रखा जाता है, किस प्रक्रिया के अंतर्गत ये देखा जाता है? स्टोरिंग प्रक्रिया में, स्काउरिंग प्रक्रिया में, सॉर्टिंग प्रक्रिया में, कि सभी में? तो कहाँ है? स्टोरिंग में तो कोकूनों का संग्रह करेंगे हम ना, कोकूनों का संग्रह कर लिए, तो ये नहीं हुआ मेरा। स्काउरिंग में क्या किए? सॉफ्टनिंग कर लिए, गोंद ढीला कर लिए, तो ये भी नई प्रक्रिया हो गई, गोंद ढीला करना हो गया, ठीक। और सॉर्टिंग में क्या हुआ? छटाई करना हो गया, छटाई या श्रेणीकरण, श्रेणीकरण। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी। यहीं पे तो हम उसको हर चीज़ों को देखते हुए अलग अलग बांट दिए, अलग अलग कर दिए, तो यहीं पे हम छटाई कर लिए, तो हमारा आंसर क्या हो गया, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कच्चे रेशम में पाया जाता है। जब जो रेशम की अवस्था होती है कच्ची, उसमें क्या पाया जाता है? 80% फाइब्रिन, 20% सेरिसिन, 90% प्रोटीन, 10% फैट, 16% पानी, 94% प्रोटीन, केवल ए। कौन सा ऑप्शन समझ में आ रहा है? ये कच्चे रेशम की बात कर रहा है, तो कच्चे रेशम में ये ध्यान रखना कि हमेशा 80% फाइब्रिन और 20% सेरिसिन पाया जाता है, इसी से तो तंतु का निर्माण हुआ है। समझ रहे हो ना? तो हमारा क्या हो जाएगा आंसर, ए, 80% सेरिसिन, फाइब्रिन और 20% सेरिसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रत्येक कोकून से लगभग, यहाँ देखो हमेशा बात लगभग की होती है, क्योंकि एक कोकून कोई फिक्स नहीं है कितना ही रेशा देगा, तो हमेशा लगभग की बात होती है कि कितना धागा निकालता है, कितना धागा देता है एक बार में, 100 से 200 फीट नहीं, 600 से 500 भी नहीं, 1000 से 1200 मीटर तक एक कोकून देता है। समझ पा रहे हो ना? तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, लगभग है, इससे 12, 13, 9, 10 कुछ भी हो सकता है, तो लगभग की बात यहाँ करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कोकून से रेशे निकालने की प्रक्रिया कहलाती है। जब कोकून लेते हो और गोंद ढीला हो जाता है और जब रेशा निकालते हो, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? यहाँ से क्वेश्चन बन रहा है, रेशम कीट का पालन, शहतूत की खेती, रीसिंग नहीं है, रीलिंग है, रीलिंग, रीलिंग कोई नहीं, बताओ। कल समझाए थे प्रोसेस को बहुत अच्छे से ना। तो रेशम के कीट का पालन क्या कहलाता है? इन दोनों को हम क्या कह देंगे? सेरीकल्चर कह देंगे। तो कोकून से रेशा निकला नहीं, किसमें निकल रहा है? रीलिंग प्रक्रिया में। कोकून से हम धागा निकालते जाते हैं, रील करते जाते हैं, तो हमारा आंसर क्या हो गया? सी, रीलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कच्चा रेशम जो कोकूनों से प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं? समझ रहे हो ना? जो कच्चा रेशम कोकून से मिलता है उसे किस नाम से जानते हैं? ब्रिन कहते हैं कि बाव कहते हैं कि केवल एक ही कोई नहीं? तो उसको हम क्या कहते हैं? बाव के नाम से जानते हैं। यानी हमारा आंसर क्या हो गया? सी, केवल ए, केवल ए। हमारा आंसर क्या हो गया? केवल ए। क्लियर है ना? जो यह ध्यान दीजिएगा, कोकून से जो रेशम निकाल रहे हो कच्चा, उसको हम किस नाम से जानते हैं? तो बाव के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन पूछ रहा है
कि अगर 1 मीटर रेशम के वस्त्र बनाने के लिए कितने कोकून की आवश्यकता पड़ती है। समझ रहे हो ना? 3000 कोकूनों की, 4000 कोकूनों की, 2000 कोकूनों की कोई किसी की नहीं। तो समझ लो ना कि अगर 1 मीटर हमको कपड़ा रेशम का बनाना है तो कितना कोकून की जरूरत पड़ती है? लगभग 3000 कोकून की। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कॉम्बिंग प्रक्रिया की जाती है। कॉम्बिंग प्रक्रिया की जाती है, किस पर की जाती है कॉम्बिंग प्रक्रिया? फिलामेंट रेशम पर, कम लंबाई के रेशम के रेशों की पर, कि निम्न श्रेणी के कम लंबाई के रेशम फिलामेंट पर? किस पर कॉम्बिंग की प्रक्रिया की जाती है? तो ये समझ लो कि फिलामेंट रेशम पर हमें कॉम्बिंग की जरूरत नहीं पड़ती है, इस पर नहीं की जाती है क्योंकि ये खुद ही रिल्ड कर लिया जाता है। लेकिन जो हमारे कोकून टूट जाते हैं, उसका जो कीड़ा बनने लगता है, उसका ऊपरी परत टूटने लगता है, तो टूटे हुए जो रेशे रहते हैं उसको हम काटने की प्रक्रिया करते हैं, कॉम्बिंग करने की प्रक्रिया करते हैं। तब कॉम्बिंग के बाद उसकी काटने की प्रक्रिया होती है और उससे जो प्राप्त रेशा होता है वह निम्न श्रेणी का भी होता है और कम लंबाई वाला भी होता है। समझ रहे हो ना? तो हमारा आंसर क्या हो गया? बी एवं सी दोनों। ये दोनों बातें सही हैं। पहले छोटे धागों को हम कॉम्बिंग करते हैं, फिर कटाई करते हैं और वो धागा कैसा हो जाता है, रेशा कैसा होता है? निम्न श्रेणी का होता है। क्लियर है आंसर? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रेशम की प्रमुख परिसज्जा है। रेशम की सबसे मेन परिसज्जा क्या है? वजनीकरण, ब्लीचिंग, ए और बी दोनों, केवल ए? समझ पा रहे हो? मेन परिसज्जा यानी वह परिसज्जा जो किसी अदर पे ना की गई हो, वह उसकी प्रमुख परिसज्जा होती है। ध्यान रखिएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा? ब्लीचिंग तो लगभग सब में होता है ना? ब्लीचिंग तो हर में होता है, लेकिन वजनीकरण जो परिसज्जा होता है वही हमारे सिल्क पर होता है। तो क्या हमारा ऑप्शन हो जाएगा? डी। क्लियर आंसर है? नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, रेशम कीड़े जो कि कीड़े की जंगली प्रजाति के होते हैं उनका वानस्पतिक नाम है। पूछ रहा है कि वह रेशम का कीड़ा जो जंगली प्रजाति के होते हैं उनका वानस्पतिक नाम क्या होता है? समझ रहे हो ना? जैसे आपका जंगली अगर ना कहे, यहीं पे आपका रेशम के कीड़े की बात करे तब तो आपका बॉम्बेक्स मोरी हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे जंगली की बात कर, जंगली रेशम की बात कर रहा है। तो यहाँ क्या है? एंथीरिया मॉलिट्टा है, टसा है, पूंजी है, सतंग है। क्या है? ये थोड़ा सा आपको अटपटा वर्ड लग रहा है ना? देखो, इसका जो वानस्पतिक नाम है एंथीरिया मायोलिट्टा होता है, एंथीरिया मायोलिट्टा है। लेकिन जो इससे कपड़े बनते हैं ना, जंगली जो प्रजाति के जो रेशे होते हैं उससे जो कपड़े बनते हैं विशिष्ट प्रकार के, उनका ये नाम है तीनों। ये जंगली जो कीट है उसके बने वाले कपड़ों का, विशिष्ट कपड़ों का, यूं कह लीजिए कि विशिष्ट कपड़ों का ये नाम है, टसा, पूंजी, सतंग। ओके, क्लियर है? नेक्स्ट है आपका, कच्चे रेशम का रंग होता है, जो नेचुरल है कच्चा रेशम है उसका रंग कैसा होता है? क्रीमी, क्रीम से क्रीमी यूं कह लीजिए क्रीमी चमकदार होता है, ठीक ना? सफेद नहीं होता है क्योंकि जब गोंद हटाते हैं तब होता है। ग्रे भी नहीं है, भूरा भी नहीं, सफेद भी नहीं। हमारा क्या हो गया आंसर? क्रीमी चमकदार होता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, डीगमिंग के बाद पूछ रहा है, अभी तो नेचुरल पूछ रहा था कि कैसा कलर होता है, लेकिन डीगमिंग जब गोंद हटा देते हो रेशम पर से तब उसका रंग कैसा हो जाता है? ठीक ना? सफेद चमकदार, हल्का पीला, क्रीम कोई नहीं, तो बहुत शाइनिंग करने लगता है, बहुत शाइनिंग करता हुआ व्हाइट कलर का हो जाता है जब गम को हटा देते हो, ठीक ना? क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्वनिर्मित रेशम का रंग मटमैला होता है। मटमैला होता है क्योंकि
ओक की पत्तियों में क्या पूछ रहा है? पूछने का मतलब ये है कि जो स्वनिर्मित रेशम है उसका रंग मटमैला क्यों होता है, क्या रीजन है? टैनिन अम्ल उसकी पत्तियों में क्या पाया जाता है? टैनिन अम्ल पाया जाता है कि एसिटिक एसिड पाया जाता है कि जंगली पत्तियों के कारण की कोई नहीं? तो आपको पता ही है कि जो हमारे ये पत्तियां होती हैं ओक की, उसमें टैनिन अम्ल की अधिकता होती है, इसीलिए उसका कलर मटमैला होता है, ये भूरा कह लीजिए। समझ रहे हो ना? तो क्लियर है आंसर। नेक्स्ट है आपका, रेशम रेशा प्रोटीन से बना है। ये तो सबको पता है कि रेशम का रेशा प्रोटीन से बना है, और इसका रासायनिक सूत्र क्या है? C15H23N5O6। दूसरा ऑप्शन कह रहा है C6H10O5, केवल एक कोई नहीं। रासायनिक सूत्र की कभी कभी रासायनिक सूत्र भी पूछता है, समझ रहे हो ना? तो हमारा क्या हो जाएगा? ए है। लेकिन जब हमारा आंसर में कह रहा है सी केवल ए, तो हम इसको लगाएंगे। ये हमारा राइट आंसर क्या हो गया? ए। इसका रासायनिक सूत्र यही है, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रेशम में ए गुण प्रचुर मात्रा में विद्यमान रहता है, कौन कौन सा? बताओ। प्रत्यास्थता, प्रतिस्कंदता, लटकनशीलता, ये सभी कौन सा समझ में आ रहा है? जो सिल्क हमारा है उनमें कौन कौन सा गुण पाया जाता है? तो उसमें इलास्टिसिटी भी है, रेजिलेंसी भी है, लटकनशीलता भी है, यानी हमारा क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी, सभी। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गीली अवस्था में रेशम की मजबूती पूछ रहा है कि जब रेशम गीला हो जाता है तो उसकी मजबूती क्या होती है? बढ़ती है कि कम हो जाती है? समझ रहे हो ना? देखो 20% कम हो जाती है, 20% बढ़ जाती है, अप्रभावित रहती है, केवल ए। क्या समझ में आ रहा है? बताए थे ना कि जब सिल्क गीली अवस्था में होता है तो उसकी मजबूती 20% कम हो जाती है, यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा? केवल ए। क्लियर है ना? और 30% कपास की बढ़ जाती है, लेकिन ये जब गीला करोगे ना, इसको जब भिगाओगे तो इसकी जो मजबूती है 20% कम हो जाती है। क्लियर है? नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, रेशम के वस्त्रों को प्रभावित करता है। देखो इसमें से वो क्या है जो रेशम के वस्त्र को प्रभावित कर रहा है? समझ रहे हो ना? फफूंद प्रभावित कर रहा है कि कीड़ा प्रभावित कर रहा है कि दोनों प्रभावित कर रहा है? समझ रहे हो ना? फफूंद देखो वैसे अगर वो सूखा है तब तो उस पर फफूंद नहीं लगेगा, लेकिन अगर जो उसको कलफ लगा के या ब्लीच करके नम स्थान पे रख दोगे तो उसमें फफूंद लगता है, तो फफूंद से भी प्रभावित हो रहा है। जबकि कीड़े इससे ज़्यादा इस पर आक्रमण करते हैं, जैसे मैट वगैरह होता है ना, जहाँ मिश्रित रेशम मिला तो इस पर के कीड़े लग जाते हैं इस पर, तो हम क्या कर सकते हैं? दोनों ही प्रभावित करते हैं, कीड़ा भी प्रभावित कर रहा है और फफूंद भी प्रभावित कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेशम के वस्त्रों को उपयुक्त ब्लीच है, यानी रेशम के वस्त्रों के लिए सबसे उपयुक्त ब्लीच कैसा होता है? ठीक ना? हल्के एवं मृदु ब्लीच, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ए और बी दोनों, केवल ए। कौन सा ऑप्शन क्लियर लग रहा है आपको? पहले तो ये समझ लो कि इसके लिए, रेशमी वस्त्रों के लिए हमेशा हल्के एवं मृदु ब्लीच की आवश्यकता होती है, और वह ब्लीच कौन होता है? हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेशमी वस्त्र ताप का सुचालक होता है कि कुचालक होता है, कि सुचालक कुचालक दोनों होता है कि कोई नहीं होता है? तो पहले ही ये समझ लो कि यह प्रोटीन तंतु होता है, इस और हमारा ऊल भी क्या है? ये भी प्रोटीन तंतु है। तो दोनों ही क्या हो जाएगा? जो भी प्रोटीन तंतु होता है वह क्या होता है? ताप का कुचालक होता है, इसलिए रेशम भी हमारा ताप का कुचालक है। ठीक ना? ये भी आप गर्मियों की अपेक्षा सर्दियों में ज्यादा उपयुक्त रहता है पहनना। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
रेशम के रेशों पर क्षार का, पूछ रहा है कि क्षार का बुरा प्रभाव पड़ता है कि कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, कि रंग फीका एवं बदरंग पड़ जाता है, कि ए और सी दोनों सही है। बताओ, पढ़े हो ना केमिकल प्रॉपर्टीज में, केमिकल विशेषता, रासायनिक विशेषता में कल पढ़े थे ना। तो ये देखिए, क्षार का हमेशा ध्यान दीजिएगा, ये जो क्षार है ना रेशम पर हमेशा बुरा प्रभाव डालता है। और क्या बुरा प्रभाव डालता है ये भी सुन लो, रंग उसका फीका हो जाता है और बदरंग पड़ जाता है, रेशे भी उसके निर्बल पड़ जाते हैं। तो हमारा दोनों ही ऑप्शन सही दिख रहा है, तो हमारा क्या हो जाएगा, ए और सी दोनों सही है, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है आंसर? एनी डाउट? क्वेश्चन क्लियर हो रहा है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रेशमी वस्त्रों के लिए बेहतर धुलाई है। बेहतर की बात पूछ रहा है कि रेशमी वस्त्रों के लिए सबसे बेहतर धुलाई क्या है, ठीक ना। बेहतर धुलाई का मतलब हो गया कि सबसे बेस्ट इसमें से कौन सा ऑप्शन उसके लिए सही है। गर्म पानी में धोना, शुष्क धुलाई का प्रयोग करना, निचोड़ कर धोना, सभी। तो आप जान ही रहे हो कि रेशमी वस्त्र को निचोड़ कर धोया नहीं जाता है, हल्का गुनगुना पानी में, हल्का, बिल्कुल हल्का गुनगुना पानी में दबा कर धोया जाता है। लेकिन अगर हम बात करें बेहतर धुलाई की, तो रेशमी वस्त्र के लिए ड्राई वॉश सबसे बेहतरीन धुलाई होती है। आई बात समझ में? तो हमारा क्या ऑप्शन हो जाएगा, बी, बेहतर की बात पूछ रहा है। नेक्स्ट है आपका, रेशम का रेशा अनुप्रस्थ काट में दिखता है। अगर बात करें अनुप्रस्थ काट की, तो रेशम सूक्ष्मदर्शी से देखने पर कैसा दिखाई देता है, क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है आपसे। तो कैसा दिखाई देता है, अनियमित त्रिभुजाकार, दंडाकार, बेलनाकार, कोई नहीं। समझ रहे हो ना। तो अगर माइक्रोस्कोप से इसको देखोगे ना तुम अनुप्रस्थ काट में, तो ये कैसा दिखेगा, अनियमित दिखेगा, त्रिभुजाकार। त्रिभुज में क्या है, अनियमित का मतलब, अनियमित त्रिभुजाकार का मतलब समझते हो, त्रिभुज भी जो है बिल्कुल एकदम त्रिभुज की तरह नहीं है, वो बस लग रहा है कि त्रिभुज है, उसको अनियमित त्रिभुजाकार कहते हैं। क्लियर है आंसर ना। तो पहला आंसर इसका राइट है। नेक्स्ट आपका है, रेशम का रेशा, उसी को पूछ रहा है। माइक्रोस्कोप से अगर हम देखें तो रेशम का रेशा अनुदैर्घ्य काट से देखने पर कैसा दिखता है, अनियमित त्रिभुजाकार, गोलाकार, बेलनाकार, केवल ए। तो कैसा दिखता है, अनुप्रस्थ में जैसे अनियमित त्रिभुजाकार था, लेकिन अनुदैर्घ्य काट में अगर देखोगे तो यह कैसा दिखता है, बेलनाकार दिखता है, ठीक ना। ये दोनों क्वेश्चन आपको क्लियर हो जाना चाहिए, हमेशा क्वेश्चन में पूछता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, गोंद का कलफ लगाया जाता है। देखो ये टीजीटी का क्वेश्चन है, कई बार पूछा हुआ है कि गोंद का कलफ यानी गोंद की माड़ी, कलफ स्टार्च, समझ रहे हो ना, किस पर लगाया जाता है, ऊन पर लगाया जाता है कि रेशम पर लगाया जाता है कि कॉटन पे लगाया जाता है कि कृत्रिम पर लगाया जाता है, कृत्रिम कपड़ों पर लगाया जाता है, किस पर लगाया जाता है। तो हमेशा जब गोंद की बात हुई तो क्या किस पर लगाएंगे हम, रेशम पर, ठीक ना। गोंद का कलफ, ये ध्यान रखिएगा कि रेशमी वस्त्र के लिए होता है। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन, रेशमी वस्त्र को धोने के लिए प्रयोग होता है। ध्यान दीजिएगा, एबीटीजीटी का क्वेश्चन है कि अगर रेशमी वस्त्र को धुलने जा रहे हो तो इसमें से कौन उसके लिए सबसे बेहतर है। कौन बेहतर है, रीठे का घोल, रीठे का घोल, अपमार्जक, सोडा, मुल्तानी मिट्टी। तो मुल्तानी मिट्टी से नहीं धोएंगे, सोडा से भी इसका उस पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। अपमार्जक का भी नहीं प्रयोग करते हैं, रीठे के घोल में हम रेशमी वस्त्र को धुलते हैं। समझ रहे हो ना, क्लियर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका, केंद्रीय रेशम बोर्ड की स्थापना कब हुई थी। ध्यान रखिएगा, पूछ रहा है कि केंद्रीय रेशम बोर्ड की स्थापना कब हुई थी। ये कोई समझाने वाली बात नहीं है, ये तो रटने वाली चीज है। और ये समझ लो कि रटने के अलावा यहाँ पे कोई विकल्प भी नहीं है।
जितने भी फैक्ट हैं, रटने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। चाहे उसको अपने हिसाब से कोई ट्रिक बना के रटो या कोई भी चीज़, कोई भी एक टेक्निक अपना के रटो, लेकिन रटना है तो रटना है। समझ रहे हो ना? और कब हुई थी? 1948 में कि 1950 में कि 1852 में कि इसमें से कोई नहीं। समझ रहे हो ना? तो केंद्रीय रेशम बोर्ड की जो स्थापना है 1948 में हुई थी। समझने, याद कर लीजिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विश्व में रेशम का सबसे बड़ा उपभोक्ता है, यानी पूरे विश्व में सबसे ज्यादा रेशम का उपभोग कौन कर रहा है? कौन उपभोग मतलब यूज कर रहा है। समझ रहे हो ना? कौन कर रहा है? चीन कर रहा है कि जापान कर रहा है कि भारत कर रहा है कि इसमें से कोई नहीं? समझ रहे हो? तो समझ रहे पा रहे हो कि नहीं? इस समय सबसे ज्यादा अगर कोई रेशम का उपभोग कर रहा है तो भारत कर रहा है, ठीक ना। क्लियर है? ये भी याद करने वाली चीज है, यहाँ भी कुछ हम नहीं समझा सकते। नेक्स्ट है आपका, विश्व में प्रसिद्ध रेशमी साड़ी है, पूरे विश्व में वह कौन सी साड़ी है जो सबसे फेमस है? ठीक ना। पटोला, कांचीपुरम, ब्रोकेट या पीतांबर? बताओ। पूरे विश्व में पूछ रहा है कि पूरे विश्व में रेशमी सिल्क की साड़ियाँ कौन सबसे फेमस है। समझ रहे हो ना? इसको भी याद कर लीजिएगा। कांचीपुरम जो साड़ी होती है, कांचीवरम कहिए या कांचीपुरम कहिए, इसकी जो साड़ियाँ होती हैं पूरे विश्व में प्रसिद्ध हैं, बहुत फेमस है इसकी साड़ी और बहुत खूबसूरत भी लगती है। नेक्स्ट है आपका, भारत के वर्तमान, ये समझिए भारत की बात कर रहा है, भारत के वर्तमान कपड़ा मंत्री कौन है? कौन है? गिरिराज सिंह है कि स्मृति ईरानी है कि राकेश सचान है कि कोई नहीं है? कौन है? ठीक, भारत की अगर बात करता है तो याद रखिएगा कि गिरिराज सिंह है कपड़ा मंत्री, ठीक ना। ये भी याद करने वाली चीज है, समझ रहे हो ना। तो इसको भी याद कर लीजिएगा कि प्रेजेंट टाइम में हमारा क्लॉथिंग में कौन इसका मिनिस्टर है इस समय प्रेजेंट टाइम में। नेक्स्ट है आपका, उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, यहाँ यूपी की बात आ गई, पहले भारत की थी अब यूपी की बात हो रही है कि यूपी में, उत्तर प्रदेश में कपड़ा मंत्री कौन है? कौन है? राकेश सचान है कि श्रीमती रचना शाह हैं कि अन्नपूर्णा देवी हैं कि कोई नहीं है? कौन है? तो ये भी याद कर लीजिएगा, राकेश सचान है इस उत्तर प्रदेश के, और भारत के गिरिराज हैं। ये दोनों क्वेश्चन को 100% क्लियर कर लीजिएगा, ठीक ना। आज जितना क्वेश्चन कराए हैं आराम से करिएगा, कोई भी क्वेश्चन में डाउट होती है तो फिर हमें कमेंट करके बताइएगा, ठीक ना। और अगले क्लास में हम मिलेंगे कल, क्या पढ़ेंगे? ऊल पढ़ेंगे, समझ रहे हो ना। वो भी बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत इंटरेस्टिंग है, उसको भी बहुत अच्छे से हम क्लियर कराएंगे। फिर मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।